मैंने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि जब नरेंद्र मोदी आज बिहार की चुनावी पिच पर उतरेंगे तो विपक्ष में खलबली मच जाएगी। आज वही हुआ। इधर नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल की पिच पर उतरे, उधर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी तक सब क्लीन बोल्ड होने लगे। इधर नरेंद्र मोदी ने बिहार और बंगाल में गजब का माहौल बना दिया। पूरा इंडी गठबंधन अलबलाया हुआ है, क्योंकि इंडी गठबंधन को झटके पर झटके लगने शुरू हुए। पहला झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। एक और झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के भी नई पार्टी बनाने की बातें चलने लगी। अगला झटका इंडी गठबंधन को तब लगा जब आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अब वो इंडी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। कल ही इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है, जिसमें ये लोग नरेंद्र मोदी को संसद में घेरने की रणनीति बनाने चले थे, लेकिन इससे पहले फूट साफ दिख रही है। एक झटका और लगा इंडी गठबंधन जब केरल पहुंचे राहुल गांधी ने लेफ्ट पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेफ्ट ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। इंडी गठबंधन के अंदर ही जबरदस्त मार मच गई है, यानी विपक्ष अपनी ही मुसीबतों में पूरा उजराया हुआ है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का लाइन लेंथ सेट कर दी। अब बिहार से लेकर दिल्ली और बंगाल तक इंडी गठबंधन पर क्या नई मुसीबतें आ गई हैं, पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे पर क्या क्या हुआ, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ा हंगामा हुआ बहुत दिन में। नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले बिहार पहुंचे। बिहार वो राज्य है जहां चुनाव होने हैं और जहां पर इंडी गठबंधन खूब उछल रहा है। इंडी गठबंधन को लगता है कि वो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को इस बार निपटा देगा, लेकिन इंडी गठबंधन भूल गया कि पीछे तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं और नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो किसी भी चुनाव को पलट देते हैं। बिहार में वैसे भी पीएम मोदी की गजब पॉपुलैरिटी है। सरकार भले नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नरेंद्र मोदी पर दिखता है। आप देखिए, आज जब पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंचे तो वहां रैली से पहले पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने एक रोड शो किया। एक खुली जीप में पीएम मोदी, नीतीश कुमार दोनों थे। पीएम मोदी पर हर तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। रैली के मंच तक पहुंचने से पहले उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और जबरदस्त भीड़ आई थी उनको देखने। भाई, पीएम मोदी ने आज बिहार में 40,000 लोगों को पक्के मकान की चाबी भी सौंपी। किसी गरीब को पक्का घर उसके सबसे बड़े सपने के पूरे होने जैसा होता है। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी ने जिन लाभार्थियों को पक्के मकान की चाबी दी, उसमें शफीक आलम जैसे कई लाभार्थी शामिल हैं। यानी जो लोग बिहार में मुसलमानों को मोदी के नाम पर भड़काने में लगे हैं या देश में भी लगे रहते हैं, वो देखें कि भाई नरेंद्र मोदी की देश की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। कैसे काम होता है देखिए जरा। अगले लाभुक होंगे श्री शफीक आलम जी। तालियों की गड़गड़ाहट आभार स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए। ये बहुत कीमती सा अवसर है, बेमिसाल अवसर है जब स्वयं देश के मुखिया हमारे बीच पधारे हैं। अब आप तस्वीर गौर कर रहे हैं, शफीक आलम को नए घर की चाबी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और बगल में एक और मुसलमान आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर बनाए गए हैं जो कांग्रेस में होते थे। तो वहां मंच पर दो मुसलमानों के बीच में नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। एक को घर मिला हुआ है, एक को राज्यपाल की जिम्मेदारी मिली हुई, लेकिन नहीं, भड़काना है मुसलमान को तो है, मोदी खत्म कर देंगे मुसलमान। पीएम मोदी ने भी आज बिहार में पीएम आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि जितनी कई देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा तो पक्के मकान बना दिए गए। गरीबों को पक्का मकान देते हुए पीएम मोदी ने लालू और कांग्रेस के जंगल राज की याद दिलाई कि आरजेडी कांग्रेस के राज में पक्के मकान देने की बात तो दूर, लोग अपने घरों में रंग रोगन करवाने से डरते थे कि अगर पेंटिंग हो गई तो मकान मालिक को ही अपराधी उठा ले जाते थे। सुनिए पीएम मोदी। इधर पीएम मोदी ने आरजेडी राज में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उधर भ्रष्टाचार के केस में लालू यादव के लिए बुरी खबर आ गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल को रोकने की अपील की थी कि सर रोकिए, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को झटका देते हुए मामले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो एफआईआर रद्द करने वाली लालू की याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू के खिलाफ कार्रवाई रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। यानी लालू यादव को पहले हाईकोर्ट से झटका लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया। नौकरी के बदले जमीन का मुद्दा बिहार चुनाव में फिर से उठ रहा है। लालू यादव को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगा देगा तो हम कहेंगे कि देखो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो लालू यादव को झटका लग गया।
आज पीएम मोदी ने मोतिहारी की रैली में इसी मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा। बिहार को लेकर अक्सर इंडी गठबंधन यह माहौल बनाता है कि नीतीश कुमार कभी भी पीएम मोदी का साथ छोड़ देंगे, पलटी मार देंगे। चुनाव के सीजन में तो ऐसी अफवाह बहुत उड़ती रहती, लेकिन पीएम मोदी के हर बिहार दौरे पर उनकी और नीतीश कुमार की जबरदस्त केमिस्ट्री की तस्वीरें विपक्ष के अरमानों पर कैंची चला देती। इस बार भी यही हुआ। मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की बढ़िया बॉन्डिंग दिख रही थी। बिहार के लिए पीएम मोदी जो जो कह रहे हैं उसके लिए नीतीश कुमार ने मंच से उनकी तारीफ भी की। पीएम मोदी के बिहार आने से इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। आज सुबह से ही इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झूठ बोलने प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वादे के अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। वहीं कांग्रेस तो यह कह रही है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहिए, वो तो बीजेपी के प्रचार मंत्री। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। बिहार में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया है, पीएम मोदी ने इसके कुछ आंकड़े रखे। यूपीए के 10 साल में बिहार को 1,92,000 करोड़ दिए गए, जबकि एनडीए के 10 साल में बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर देश भर में बनाए गए, उसमें से 60 लाख पक्के घर बिहार के गरीबों को मिले। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गई हैं। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले हैं, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। आज बिहार जाते ही पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिम भारत में मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वैसे ही बड़े बड़े शहर पूर्वी भारत के राज्यों में भी होंगे। मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम होगा, गुरुग्राम की तरह गयाजी में अफसर होंगे, पुणे की तरह पटना चमकेगा। पीएम मोदी ने बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा। बिहार विकसित तभी बनेगा ना बॉस, जब यहां उद्योग धंधों का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। पीएम मोदी इसके लिए लगे हुए। आज भी पीएम मोदी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी, एक मोतिहारी से दिल्ली के बीच चलेगी, एक दरभंगा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, एक मालदा टाउन से लखनऊ भागलपुर होते हुए जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार में रेलवे ट्रैक की डबलिंग से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सके, इसके लिए ट्रैक को अपडेट किया जा रहा है बिहार में। रेलवे के अलावा सड़क के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर करने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा। पीएम मोदी ने आज जिस अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसकी भी एक झलक आपको दिखाता हूं। यह चमचमाती ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी और इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होंगे। यह एक्सप्रेस ट्रेन खास तौर पर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिली के लिए है। यह ट्रेन मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लोग बिहार से दिल्ली आते रहते हैं, ऐसे में यह ट्रेन बिहार के लिए तोहफे से कम नहीं है। अमृत भारत ट्रेन का इंटीरियर पुरानी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इस ट्रेन में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया। बिहार में पीएम मोदी चुनावी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार के घोटालों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के नाम हैं। पीएमएलए कानून के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट शिकोपुर लैंड स्कैम से जुड़ी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। यह मामला गुरुग्राम के शिकापुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद में धोखाधड़ी से जुड़ा है। यह जमीन साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। इसके बाद इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस मिला, लेकिन कंपनी ने इसे डेवलप ही नहीं किया। आरोप है कि जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। वाड्रा की कंपनियों के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन करोड़ों का जमीन सौदा कर लिया। इसके बाद 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को सितंबर 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया गया। आरोप है कि कम दाम में जमीन खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जमीन की डील में नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के 2 और मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका की जांच कर रही है। इसमें एक यूके बेस्ड आर्म्स कंसल्टेंट और भगोड़े अपराधी संजय भंडारी से जुड़ा मामला है और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील से जुड़ा। रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अभी कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है।
यह चार्जशीट राजनीतिक बदला लेने की साजिश है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि उनके जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह आरोप पत्र उसी साजिश का एक और हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हैं। उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहे। आखिरकार सच्चाई की जीत। अपने जीजा जी पर हुए एफआईआर पर भड़कने वाले राहुल गांधी 2 दिन पहले तक असम के सीएम को भ्रष्टाचार के केस में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। आज उनके ही जीजा जी पर एक्शन हो गया तो गुस्से में। सुनिए 2 दिन पहले राहुल गांधी कैसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की खुद बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी इधर अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के एक और नेता मुश्किल में फंस गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया, जहां पर चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ रहते हैं। ये चैतन्य बघेल को आप देख रहे हैं। चैतन्य बघेल को जब ईडी की टीम अरेस्ट करके ले जा रही थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हंगामा किया। ईडी की गाड़ियों को घेर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल को बघेल समर्थकों को कंट्रोल करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। देखिए वहां क्या माहौल बन गया। भूपेश बघेल के बेटे को जिस मामले में ईडी ने अरेस्ट किया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। 3 साल तक आबकारी नीति के तहत शराब की पेटियों में हेराफेरी की गई। ईडी के मुताबिक 40 लाख देसी शराब की पेटियों का कोई हिसाब ही नहीं है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले में सरकार को 2161 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि शराब घोटाले का पैसा चैतन्य बघेल को भी मिला। इसी मामले की जांच के लिए आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर रेड मारी। ईडी ने रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। ईडी की रेड और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। आज उनके बेटे का जन्मदिन है और ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। सुनिए भूपेश बघेल। इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने भी तगड़ा झटका दिया। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इंडी गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और उसके बाद के सारे चुनाव वो अकेले लड़े हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो बिहार में भी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। सुनिए संजय सिंह। इंडी गठबंधन में सब एक दूसरे का सिर फोड़ने में जुटे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की बात आती है तो सब इसमें जुट जाते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आजकल वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बहुत माहौल बनाया जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी आजकल घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर आक्रामक है, लेकिन आज पीएम मोदी ने इन सभी को तगड़ा जवाब दिया। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट कह दिया कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो यहां नहीं बस सकते। संविधान के हिसाब से जो एक्शन होता है वो इन पर होता रहेगा। यानी बंगाल में पीएम मोदी ने क्लियर कट कह दिया है बॉस कि घुसपैठिए इस देश में नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते, जिसको जितना हंगामा करना है कर लो। और बंगाल में पीएम मोदी ने बात इसलिए कही क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ जो एक्शन चल रहा है उसमें ममता बनर्जी आजकल बांग्ला अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेर रही। ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर कर मार्च कर रही हैं। ममता बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी बंगाल के लोगों को रोहिंग्या बता रही है। लेकिन आज पीएम मोदी ने कह दिया कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की हद है, जिसमें बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, सीएम योगी प्लस अनिरुद्धाचार्य प्लस बागेश्वर बाबा वर्सेस अखिलेश प्लस मुस्लिम वोट। यूपी के महाघमासान का आगाज हो गया क्या? कावड़ियों को आतंकी बताने पर भड़क गए योगी। मुहर्रम के जुलूस पर ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा मच गया? आज इस चैप्टर की भी अब बात करते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है और वो सनातन का रास्ता है। क्लियर कट मामला बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया जब अखिलेश यादव कभी हिंदू एकता की बात करने वाले बाबा बागेश्वर पर अटैक कर रहे हैं, कभी सनातन संस्कृति की बात करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज से कह रहे हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस इकोसिस्टम को भी निशाने पर लिया जो कावड़ यात्रा में हुड़दंग और हंगामा ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति में डूबे कावड़ियों को उपद्रवी और आतंकी तक कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातनी आस्था के खिलाफ ऐसे नफरती बयान देने वालों को भी कैसे निशाने पर लिया, क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। आज आपको देखना चाहिए।
आज पाठशाला में यूपी में 2027 के चुनाव से पहले मचे इस घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव और मुसलमानों के रिश्ते पर ऐसा क्या कहा है कि हंगामा मच गया है। लेकिन पहले जो हंगामा हुआ है उसकी एक झलक देखिए। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है पूरी दुनिया को तो केवल सनातन धर्म का एक सूत्र है, विवाद नहीं, संवाद। देश में एक तरफ सड़क पर कांवड़ियों का हुजूम है। कांवड़िए भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कड़ी साधना कर रहे हैं। सावन के महीने में पवित्र कांवड़ यात्रा चल रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा में हंगामा और हुड़दंगी सिर्फ दिखता है। करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाओं को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हर कांवड़िया जैसे ऐसा ही कर रहा हो। दूसरी तरफ इसी कांवड़ को लेकर सियासत जमकर हो रही है। कोई कांवड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई कांवड़ियों को उपद्रवी बता रहा है। कहीं सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक साजिश को बेनकाब किया और इन कोशिशों को सनातन की विरासत को अपमानित करने की कोशिश बताया। एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, वो कांवड़ियों के अपमान पर कितने नाराज हैं। कांवड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं। न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं। फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जानबूझकर कांवड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं उनको आतंकी तक बोला जा रहा है। और इस देश में यह संभव है कि जो बम बांध के फट जाने वाले लोग हों, आतंकी हों सच में, उनके लिए कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कई हजारों करोड़ों कांवड़ियों में से एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, तो सारे कांवड़ियों को आतंकी बताने में इन लोगों को टाइम नहीं लगता। इकोसिस्टम। सीएम योगी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश पर क्यों भड़के हुए हैं, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम एक्टिवेटेड हो है जो एक दो घटनाओं के आधार पर पूरी कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांवड़ में तोड़फोड़ की जाती है, आम लोगों को परेशानी होती है। कांवड़ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाले भूल जाते हैं कि कांवड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। भोलेनाथ के भक्त सारी तकलीफ और परेशानी भूलकर कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की भक्ति भाव की हैरान करने वाली तस्वीरें आगे दिखाऊंगा। साथ ही सनातन की आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा का वो इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम और रावण का कांवड़ से कनेक्शन है। लेकिन पहले सुनिए सीएम योगी ने एक पुरानी घटना का हवाला देकर कैसे फर्जी पहचान और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर सनातनी आस्था को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को निशाने पर लिया। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके
जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को 2017 से पहले मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों की भी याद दिलाई। सीएम योगी ने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था, लेकिन सरकार ने अब सारा सिस्टम सुधार दिया। जो सिस्टम को नहीं मानता है उनका क्या इलाज होता है, यह भी सीएम योगी ने बताया, उसको भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, सनातन पर वो झुकने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी जाति की राजनीति का नैरेटिव सेट करने में जुटे अखिलेश यादव अब ऐसे लोगों को भी टारगेट करने लगे हैं जो हिंदू समाज में एकता की बात करते हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की मुहिम में जुटे हैं। पहले अखिलेश यादव के निशाने पर भारत ही नहीं विदेश में भी सनातन की अलग जगाने में जुटे बाबा बागेश्वर आए। आपको याद है उन्होंने कहा था कि टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं बागेश्वर बाबा। और अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज अखिलेश एंड कंपनी के निशाने पर आ गए, जिसके लिए अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज का साल 2023 का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस पर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बवाल मचा हुआ। खुद अखिलेश यादव के समर्थक इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने ज्ञान से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की बोलती बंद कर दी। दरअसल अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का 2 साल पुराना यह वीडियो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर। एक्सप्रेसवे पर अनिरुद्धाचार्य महाराज का सामना अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य महाराज से भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा एक सवाल पूछा, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के जवाब से अखिलेश संतुष्ट नहीं हुए और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग हुआ। आप अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य महाराज के बीच का यह 2 साल पुराना वायरल वीडियो जो अब और वायरल किया जा रहा है उसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वीडियो पर क्या पलटवार किया जिससे समाजवादी पार्टी के नेता भड़क गए हैं और इसके पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है। अखिलेश यादव के साथ बातचीत का पुराना वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी अखिलेश यादव को वो जवाब दिया जो 2 साल पहले वो एक्सप्रेसवे पर नहीं दे पाए थे। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन दिया गया, नेताजी के साथ वायरल वीडियो पर क्या बोले महाराज जी। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव को न सिर्फ भगवान कृष्ण का पहला नाम बताया बल्कि रास्ते अलग होने वाले बयान पर भी पलटवार किया। एक बार सुनिए भगवान कृष्ण के पहले नाम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बात अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने वीडियो में अखिलेश यादव का सीधे सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के भी धागे खोल दिए। और यही बात सुनकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट डिवीजन दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ हैं जो सनातन का अपमान, सनातनियों का अपमान सहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जिन्होंने क्लियर कह दिया, जैसा अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, और वो आरोप लगा रहे हैं कि वो ये बात मुसलमानों से नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान भर भर के सपा को वोट करता है। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना जातिवाद की राजनीति करने वालों पर बड़ा हमला बोला, उन पर समाज को बांटने का आरोप लगाया, सवाल उठाया कि जिनके मन में प्रजा के प्रति इतनी नफरत है वो समाज को कैसे एकजुट रख सकते हैं भाई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के पलटवार पर अखिलेश यादव का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन इस विवाद में सपा सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज की एंट्री हो गई। प्रिया सरोज ने ट्वीट किया कि जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सनातन संस्कृति, सनातन के पर्व या सनातन की बात करने वाले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के टारगेट पर।
आप देखिए कि सनातन का महापर्व महाकुंभ भी लगातार अखिलेश यादव के निशाने पर रहा। पहले उन्होंने कहा कि महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं होता, फिर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए और यह तक कहा कि कुंभ में कुछ लोग पाप धोने जाते हैं, जो पाप करते हैं वो पाप धोते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। यह भी देखिए कि जब यूपी के संभल में दशकों से दबाए गए सनातन के गौरव को लौटाने की खुदाई शुरू हुई, जिसमें शिवलिंग और खंडित मूर्तियां तक मिली, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई होनी चाहिए, वहां भी शिवलिंग है। इन दिनों सनातन की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा चल रही है। अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के स्वागत के इंतजामों पर तंज करने से नहीं चूकते। अखिलेश यादव ने कहा कि सीओ और एसडीएम कांवड़ियों के पैर दबाएं, उन्हें आराम मिलेगा। यानी अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको उससे दिक्कत है, ऐसा लगने लगा है। अखिलेश यादव राजनीति में नए नहीं है, ऐसे में उनके सनातन विरोधी बयानों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके पीडीए वाले फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अखिलेश यादव यह मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही उन्हें 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करवाएगा। ऐसा क्यों, इसके लिए यूपी में मुस्लिम वोटर्स का गणित समझना जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की आबादी 3,85 लाख के करीब, यानी राज्य की कुल आबादी का करीब 20%। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में यह लगभग 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब 83% मुसलमानों के वोट मिले और पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को करीब 90% मुस्लिम वोट मिले। यानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अखिलेश यादव ये माने बैठे हैं कि मुसलमान का भर भर के वोट तो मिल जाएगा जब वो ऐसी बातें करेंगे, और हिंदू को वो जाति में बांटकर जो है, जिस तरह की पॉलिटिक्स सालों से चली है, वहां से यादव का वोट, इसका वोट वगैरह वगैरह मिल ही जाएगा। उनको लग रहा है कि जो लोकसभा में प्रयोग किया उन्होंने वो सफल हो जाएगा और इसलिए खुलकर अपनी बात इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ने 2027 चुनाव के लिए जिस तरह सनातन की लाइन पकड़ी, उससे अखिलेश यादव कंफ्यूज भी हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा के इंतजामों पर तंज करते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एक कांवड़ यात्रा का वीडियो ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं, जिसका आयोजन समाजवादी पार्टी के एक नेता ने किया। हालांकि अगर आप इस कांवड़ यात्रा में लगी अखिलेश यादव की तस्वीरों को देखेंगे तो इसके आयोजन का मकसद आसानी से समझ आ जाएगा कि भक्ति किसकी हो रही है। कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने वालों को कांवड़ यात्रा के ये भक्ति वाले रंग भी देखने चाहिए, जिसका जिक्र आज सीएम योगी ने भी किया। ये तस्वीर देखिए, भोले बाबा का एक भक्त एक कंधे पर गंगा जल और दूसरे कंधे पर अपनी मां को बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। यह तस्वीर कांवड़ यात्रा और श्रवण कुमार से जुड़ी पौराणिक मान्यता की याद दिला रही है, जिसमें श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार तक पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा की एक और हैरान करने वाली तस्वीर देखिए, एक पत्नी ने आस्था और समर्पण की मिसाल कायम की है। यूपी के मोदी नगर की आशा अपने दिव्यांग पति को कांवड़ यात्रा पर ले गई। आशा के पति चल नहीं पाते, इसलिए आशा अपने पति को कंधे पर उठाए कांवड़ यात्रा कर रही हैं। आशा अपने पति सचिन को कंधे पर बैठाकर 170 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार पहुंची। वहां पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक किया। सोचिए, 170 किलोमीटर पैदल चलना, उतना ही वापस लौटना और इस दौरान पति को कंधे पे उठा के चलना। आशा की शिव भक्ति चर्चा में बनी हुई। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ जहां पतियों को मारने वाली पत्नियों की खबरें आ रही हैं, ऐसे में आशा का अपने पति के लिए समर्पण तारीफ के काबिल है। और दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी तो तस्वीर है कांवड़ यात्रा की, ये क्यों नहीं दिखाते? लाखों करोड़ों कांवड़िए शांति से जल चढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं बताते? एक घटना, 2 घटना, 3 घटना कहीं हो गई, उस पर इतना हंगामा। सुनिए आशा ने कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयों पर क्या बताया। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं। वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। कांवड़ यात्रा भक्तों के समर्पण और आस्था की परीक्षा लेती है। कई भक्त हैं कांवड़ यात्रा के दौरान कठिन तपस्या करते हैं। मुजफ्फरनगर से ऐसा ही एक शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकला है, जो अपने दांतों से 101 लीटर की कांवड़ को खींच रहा है। यह अपने आप में हैरान करने वाला है। रुतवा गुर्जर नाम के कांवड़िए की मनोकामना है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए और इस मनोकामना को पूरी करने के लिए अपने दांतों से कांवड़ खींच रहे हैं। रोज 10 किलोमीटर कांवड़ दांतों से खींचते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 23 जुलाई को यात्रा पूरी करके भगवान शंकर का अभिषेक गंगा जल से करेंगे। कांवड़ यात्रा का भगवान राम और रावण से क्या कनेक्शन है, वो भी अब आपको आगे बताऊंगा।
पहले कावड़ यात्रा की एक और तस्वीर देखिए। एक शिव भक्त जो रावण के भेष में कावड़ यात्रा कर रहा है, इनका नाम मूलचंद त्यागी है। यह हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त तो रावण थे। ये भी खुद को भगवान शंकर का बड़ा भक्त मानते हैं और इसलिए रावण के भेष में कावड़ लेकर जा रहे हैं। तो अलग अलग रंग हैं कावड़ियों के। कावड़ यात्रा का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है और कावड़ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। कावड़ यात्रा से लंकापति रावण के कनेक्शन को लेकर भी मान्यता है। रावण खुद को महादेव का सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन एक बार रावण ने कुछ ऐसा किया जिससे भगवान शंकर नाराज हो गए। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। कैलाश पर्वत पर ही भगवान शंकर का निवास है। रावण की कोशिश से भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान शंकर ने क्रोधित होने पर रावण से अपनी गलती जब वो क्रोधित हो गए तो रावण ने अपनी गलती मानी और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका अभिषेक किया। अभिषेक के लिए रावण कांवड़ में गंगा जल लेकर आया था। कांवड़ को कंधे पर रखकर रावण गंगा जल लेकर आया था। ऐसी मान्यता है कि इसी के बाद कांवड़ यात्रा में कांवड़ को कंधे पर रखकर चलने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता यह भी है कि कांवड़ यात्रा करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से कांवड़ यात्रा की एक मान्यता भगवान श्री राम से जुड़ी है। भगवान श्री राम और महादेव की भक्ति के कई प्रसंग हमारे पुराणों में मिलते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसके मुताबिक भगवान राम को पहला कांवड़िया कहा गया। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लिया था और कांवड़ में गंगा जल लेकर श्री राम देवघर तक पैदल गए थे। देवघर में श्री राम जी ने गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। यानी कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। कांवड़ यात्रा के बारे में हमारे ग्रंथों, पुराणों सब जगह लिखा हुआ है और इसलिए कांवड़ यात्रा को टारगेट करने के पहले थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा इधर ट्रंप ने ठोका, उधर चीन का धोखा। पाकिस्तान और मुनीर के साथ गजब कांड कर दिया पीएम मोदी ने। भाई, हाफिज मरने की कगार पर मुनीर का खास सैफुल्ला भी टारगेट लिस्ट पर आया। रातों रात क्या खेला हो गया। मोदी, जिनपिंग और पुतिन क्या ट्रंप का इलाज करने के लिए चीन के साथ सेटिंग गेटिंग करने वाले हैं पीएम मोदी के। नरेंद्र मोदी से भिड़ने चले पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। असीम मुनीर कभी अमेरिका के दम पर, कभी चीन के दम पर उछलता है। उसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी से उसे अमेरिका और चीन बचा लेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा गेम पलट दिया कि एक झटके में मुनीर की हवाबाजी निकल गई। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस मुनीर को अमेरिका बुलाकर ट्रंप लंच करवा रहे थे, जिस मुनीर के आतंक पर अमेरिका कुछ बोलने को तब तक तैयार नहीं था, उस अमेरिका को कुछ ही महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा टाइट किया कि अमेरिका ने पहलगाम हमला करवाने वाले आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट को बैन करने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने कराया। अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक को द रेजिस्टेंस फोर्स ने अंजाम दिया। अमेरिका ने मान लिया है कि द रेजिस्टेंस फोर्स लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन है और यह आतंकियों का संगठन। अमेरिका से यह ऐलान करवा लेना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इससे पाकिस्तान और असीम मुनीर की बैंड बजने वाली है। क्योंकि TRF का अमेरिका से बैन होने का मतलब यह है कि असीम मुनीर को अब सैफुल्ला कसूरी जैसे आतंकवादी को पालने की कीमत चुकानी होगी। सैफुल्ला कसूरी को असीम मुनीर हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बनाने में जुटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही दाव में असीम मुनीर, सैफुल्ला कसूरी और हाफिज सईद सबका खेल खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान का क्या बुरा हाल होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों को सेट करके मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा गेम तो यह पलटा है कि जिस मुनीर को ट्रंप लंच करवा रहे थे, उसी मुनीर को ट्रंप से तमाचा लगवा दिया। पहलगाम हमला करवाने वाले जिस TRF को असीम मुनीर पाल रहा था, जिस TRF को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बैन करवा दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसने पाकिस्तान समर्थित TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी और इसकी वजह भी बताई। रूबियो ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि लश्कर तैयबा के मुखौटे और प्रॉक्सी TRF ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। रूबियो ने कहा कि अब TRF को भी लश्कर तैयबा का हिस्सा माना जाएगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला पहलगाम अटैक के इंसाफ के लिए किया है और TRF पर यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा दे दिया है कि भारत मारेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। भारत के रास्ते में अमेरिका नहीं आएगा, कोई टांग नहीं अड़ाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी वजह से कहा है कि TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले पर खुशी है। यह भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्ते की पहचान।
यह मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि अमेरिका को मानना पड़ा कि टीआरएफ आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम अटैक किया है। इसके लिए भारत ने पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की रणनीति बनाई। अमेरिका, रूस, यूरोप तक प्रतिनिधिमंडल भेजे, अलग अलग मंच पर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा किया। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। टीआरएफ के आतंकियों, उनके नेटवर्क से जुड़े सबूत दुनिया के सामने पेश किए गए। तो जो लोग पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन भेजा, ये किया, वो किया, उससे क्या हुआ, ये हुआ। इसी का नतीजा है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का रोल था। जो लोग कहते थे कि विदेशों में मोदी ने अपनी टीमें भेजकर क्या हासिल कर लिया, जो कहते थे कि थरूर को अमेरिका भेजने से क्या मिल गया, वो आज देखें क्या मिल गया। आज पीएम मोदी ने खुद ये कहा कि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। सुनिए पीएम को। भारत तो पहले दिन से जानता था कि पहलगाम अटैक में टीआरएफ का हाथ, लेकिन अब अमेरिका से टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाकर कैसे मोदी ने मुनीर को झटका दिया है, यह भी आपको समझना चाहिए। भाई, मुनीर चाहता था कि वो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा का नया चीफ बना दे और बूढ़े हो चुके हाफिज सईद को मरवाकर उससे पीछा छुड़ा ले। इससे मुनीर दो काम करना चाहता था, एक तो लश्कर को नए सिरे से दोबारा खड़ा करना और दूसरा मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत का दबाव खत्म कर देना। लेकिन मोदी ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करवाकर सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद दोनों को एक साथ निपटा दिया, क्योंकि लश्कर का सारा गेम तो टीआरएफ के दम पर चल रहा था। लेकिन अब टीआरएफ की विदेशी फंडिंग पर रोक लग जाएगी। टीआरएफ के आतंकियों के सारे विदेशी बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। टीआरएफ पर बैन लगने से सैफुल्लाह कसूरी भी वैश्विक आतंकी बन गया है और हाफिज सईद को तो संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित कर चुके हैं। यानी अब अगर मुनीर ने कसूरी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों की फील्डिंग करनी नहीं छोड़ी तो मुनीर के लिए भी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सिर्फ मुनीर के मुंह पर तमाचा ही नहीं मारा, बल्कि पाकिस्तान सरकार को भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम अटैक में टीआरएफ को दोषी बताया था, तब कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर टीआरएफ का बचाव कर रहे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक करने के फौरन बाद लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बाद में पलट गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ा गया है। कहने लगा कि पहलगाम अटैक में तो टीआरएफ का कोई हाथ ही नहीं है, हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई, टीआरएफ ने तो हमले वाला बयान ही नहीं दिया था। दरअसल टीआरएफ के बयान से पलटना असीम मुनीर के दिमाग की उपज थी। असीम मुनीर जानता था कि अगर पहलगाम अटैक में टीआरएफ का लिंक आ गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमले को लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया। लश्कर तैयबा की भूमिका साबित होने पर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश का भी खुलासा हो जाता। लेकिन पहले टीआरएफ ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लेकर मुनीर की प्लानिंग बर्बाद कर दी और रही सही कसर पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पूरी कर दी। मुनीर का मना करने के बाद भी वो कैसे पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड होने पर खुशी इजहार कर रहा था। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया तो इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि अब पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और टीआरएफ के आतंकी आका सैफुल्लाह कसूरी का नंबर कभी भी आ सकता है। हालांकि टीआरएफ को बैन करने से पाकिस्तान सैफुल्लाह जैसे आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। लेकिन टीआरएफ पर इंटरनेशनल बैन लगने से होगा यह कि असीम मुनीर और पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अगर सैफुल्लाह को भारत ने निपटा दिया तो पाकिस्तान किसी के सामने जाकर रोना भी नहीं रो पाएगा, और अगर सैफुल्लाह को पालता रहा तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अमेरिका में टीआरएफ के ब्लैकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान का एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का चांस और बढ़ गया है, क्योंकि एफएटीएफ ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ निकला तो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान कसूरी, हाफिज जैसे आतंकवादियों को पालता रहेगा तो वो पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो पाकिस्तान की कब्र खुद नहीं तय, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो वहां से भीख का पैसा नहीं आएगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? पाकिस्तान की हालत यह है कि वो दूसरे देशों से मिली भीख पर पूरी तरह से जिंदा है। वो एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को कोई भी विदेशी संस्था लोन नहीं देगी, पाकिस्तान से कोई बिजनेस नहीं करेगा, पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी। यानी एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट हो गया अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आफत ही आफत आई। और पाकिस्तान के जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का एफएटीएफ में भी ब्लैकलिस्ट होना लगभग तय है। मोदी ये तय करके बैठे हैं कि वो पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को भी ठोकेंगे और उसके मददगार पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट करवा के मानेंगे। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि चीन उसे बचाएगा, लेकिन मोदी ने तो चीन को भी ऐसा सेट किया है कि वो तो खुद भारत से दोस्ती के लिए अलबलाया हुआ है। आज ही चीन ने कहा है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
चीन ने यह बयान दिया है कि वो रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। चीन का कहना है कि तीनों देश आपस में बात करेंगे तो इससे तीनों देशों का हित है। आप देखिए कि अभी तक जो अमेरिका और चीन पाकिस्तान की साइड ले रहे थे, वो अब भारत की बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चीन की बोलती बंद कर दी। भारत बार बार चीन में बैठकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है और चीन जवाब नहीं दे पा रहा। हालत यह है कि चीन अब हर मुद्दे पर भारत से बातचीत की कोशिश में जुट चुका है। पीएम मोदी जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और यही वजह है कि चीन से न सिर्फ बात हो रही है बल्कि आंख में आंख डालकर बात हो रही है। पिछले 22 दिनों से भारत की तरफ से चीन के 3 हाई प्रोफाइल दौरे हुए हैं और हर बार भारत ने दिखा दिया है कि अब चीन से जो बात होगी वो बराबरी की होगी। 23 जून को एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर बात की। इसके 2 दिन बाद 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ की यात्रा की। यहां उन्होंने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। फिर 15 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पीएम मोदी का मैसेज पहुंचाया। एनएसए अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह ने चीन पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जमीन तैयार की। इसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का मैसेज दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ और भारत से दोस्ती का हाथ एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसके बाद जब एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद थे, इशाक डार के सामने जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लड़ाड़ा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एससीओ देशों से अपील है कि वो आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन लें। जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। उन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना बहुत जरूरी है। चीन तो अब पूरी कोशिश में जुटा है कि भारत से रिश्ते जल्द से जल्द सुधर जाएं और रिश्तों पर जमी बर्फ तेजी से पिघले। यही वजह है कि चीन अब पीएम मोदी की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होना है। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी चीन जा सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें शामिल हो सकते हैं।